नव भारत के द्वारा आयोजित सेकंड एडिशन ऑफ नव भारत इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स 2025 के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे माननीय खासदार, मेरे प्रिय मित्र आदरणीय संजना पाटिल जी, आदरणीय महेश्वरी जी, आदरणीय मुरारका जी और सभी नव भारत टाइम के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और ख़ास तौर पर आप सभी लोकप्रिय और क्षमतावान क्रिएटर्स और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य शिष्टाचार के तो हमारे यहाँ पे ही होता है, जहाँ जाओ तो नमस्कार करते हैं, लेकिन एक कहावत है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो मैं मीडिया और डिजिटल दुनिया के उन महान कलाकारों के बीच में आया हूँ जो नवाचार की लौ जला रहे हैं, और आप सभी क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को मैं प्रणाम के साथ साथ लाइक्स और सब्सक्राइब भी करता हूँ। ये डिजिटल दुनिया का अभिवादन का एक नया तरीका है। साथियों, जिस साल भारत को आज़ादी मिली थी, जिस वक्त हमारे पूर्वजों ने भारत को और भारत के नव निर्माण का एक संकल्प लिया था, उसी वर्ष नव भारत टाइम्स की स्थापना भी हुई थी। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही नव भारत टाइम्स आगे बढ़ रहा है। एक लोकप्रिय अखबार के रूप में नव भारत टाइम्स ने पेशावर निष्ठा के रूप में अपना एक नाम बनाया है, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को निभाया है। तब से लेकर अब तक नव भारत टाइम्स ने ओपिनियन मेकिंग के काम में एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है। बात चाहे पत्रकारिता की हो, प्रिंट की हो, डिजिटल की हो, कंटेंट क्रिएशन की हो, नव भारत टाइम्स ने हमेशा मिसाल पेश की है। और देश के एक प्रतिष्ठित अखबार समूह के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जब 3000 से ज़्यादा एंट्रीज में से मात्र 90 लोगों को चुना जाए, और जो इन्फ्लुएंस समाज को करते हैं वो आप सब हैं, आपको आज यहाँ सम्मानित किया गया। मैं हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नव भारत टाइम्स का आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरीके से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ने और क्रिएटिव माइंड्स को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है, एक नई सोच, एक नई पहल है। आप अपने ढंग से फूड से लेके वेलनेस, सामाजिक बुराइयों से लेके म्यूजिक के माध्यम से अनेकों बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, और भव्य भारत के इस इतिहास को, इस संस्कृति, लोक कला, कहानियों को और भारत की विकास यात्रा को आप जन जन तक पहुंचाने का एक अभूतपूर्व कार्य करते हैं। आज के समय मेरा मुंह से एक ही वो बहुत पुराना गाना है, लेकिन इसका एक मुखड़ा निकलता है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं और भारत की बात सुनाता भी हूं। ऐसा लगता है 55 साल पहले ये गीत किसी के लिए लिखा था तो आप सभी कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए लिखा था, क्योंकि जिस पूरे तर्क के साथ, ऊर्जा के साथ आप भारत के हित की बात रखते हैं, वो एक तरह से भारत की बात केवल भारत की सीमाओं के अंदर नहीं, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य आज आप कर रहे हैं। लोग आपको कहते हैं कि आप एंटरटेनमेंट करते हैं। जी नहीं, आप इंफोटेनमेंट करते हैं, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन देने का काम भी करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं, स्टोरी टेलिंग से लेकर, लेकिन शायद भारत का हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बचपन से ही आदत पड़ जाती है। दादी के घर पे हो तो दादी की कहानी सुननी पड़ती है, लोरी सुननी पड़ती है, नानी के घर जाए तो वो सुननी पड़ती है। मेरे जैसा व्यक्ति जो जॉइंट फैमिली में बढ़कर पैदा हुआ तो उसको तो इतनी कहानियां आज तक सुननी पड़ी कि स्टोरी टेलिंग के ऊपर ना जाने कितना कंटेंट क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ हर गांव की एक अपनी कहानी है, हर परिवार की एक कहानी है, हर समाज की एक कहानी है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम भारत की कहानियों को बताने लगें तो दुनिया एक तरफ हो जाए और भारत की कहानियां तब भी खत्म ना हो पाए, इतना ताकत हमारे पास है। और कहानी तो हमारे संस्कार में है, कहानी हमारे संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग है। यही नहीं, सनातन धर्म की परंपरा में
कथा वाचन को भी बहुत श्रेष्ठ धार्मिक कर्म माना गया है। सनातन धर्म में व्यासपीठ की परंपरा भी है, और अगर ये इस तरह से देखा जाए तो गांव-गांव में, शहर-शहर में जो हमारे महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, पंचतंत्र हो या फिर जातक कथा हो, न जाने इसके आसपास ही कितना कंटेंट दुनिया भर के लिए बनकर तैयार हो जाए। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए आजकल न जाने कितने वीडियोस आप सबके माध्यम से ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण आज के युवाओं को अपनी इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और भारत पर गर्व करने के लिए बहुत सारी बातें उनको जानने का अवसर मिलता है। भारत के पास कहानियों का एक ऐसा अक्षय पात्र है जो कभी खत्म नहीं होता। साथियों, मैं एक आपके सामने कहना चाहूंगा, रामायण अब कहने के लिए तो लगता है कि बहुत सबसे लोकप्रिय अगर धारावाहिक कोई दूरदर्शन पर या भारत के टेलीविजन पर हुआ तो रामायण हुआ। जब मैं छोटा था, क्रिकेट खेलता था, तब संडे के दिन सड़कें सूनी पड़ जाती थी, सब लोग कभी पड़ोसी के घर पे भी टीवी देखने चले जाते थे। फाइनल करके आजकल तो एक घर में 6-6 टीवी होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे। उस समय 10 घरों में भी मुश्किल से एक टीवी होता था, और उनके घर पे ऐसा लगता था मेला लग गया है टीवी देखने के लिए। और जब कोविड के टाइम पे एक बार फिर रामायण देखने का अवसर मिला, तो उसने अपने पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब रामायण को क्या केवल भारत में सुनाया और दिखाया जाता है? नहीं, ये लगभग यहां पे साउथ ईस्ट एशिया तक, भारत से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, ये 300 से ज्यादा विभिन्न रूपों में मौजूद है। इसके आसपास गांव में आज भी किरदार निभाए जाते हैं रामलीला के आसपास। मैं इतना ही कहूंगा, भारत की विभिन्न बोलियां हैं, अलग अलग संप्रदाय। अब ट्राइबल इलाके की बात करेंगे तो चाहे भील, मुंडा, संथाल, गोंड, सौरा, कोरकू, राभा, बोडो, कचारी, खासी, मीजो, मतई से लेकर न जाने भारत की तमाम जो हमारी आदिवासी वनवासी जो समाज है, उनमें रामायण और सीताराम कथा के अलग अलग रूप मौजूद हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में तो एक संप्रदाय का नाम ही रामनामी संप्रदाय है। आपको लग रहा होगा, ना जाने ये सनातन पर या रामायण पर या भारत की संस्कृति पर क्यों बोल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास इतना कुछ बना है। और जब मैं रामनामियों की बात करता हूं तो उनके तो सभी जो परिवारजन है वहां पे सबकी जो आम है या बाँ है, इसके ऊपर राम नाम गुदा होता है। कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं, कहानी अलग अलग हो सकती है, रंग अलग अलग हो सकते हैं, मगर भगवान राम सबके हैं, चाहे भारत में है या साउथ ईस्ट एशिया तक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके आसपास की कहानियां इतनी है कि जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, अयोध्या में उसका उद्घाटन हुआ, तो वहां पर जो संत महंत थे उनसे इतना कुछ सुनने को मिला। और कई बार मन ही मन में आ रहा था कि अगर 10 महंत संतों से इतना सुनने को मिलता है तो ना जाने साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ तक कितना कंटेंट हमारा केवल रामायण और भगवान राम के जीवन के आसपास होगा। अगर मेरे पिछले 4 मिनट केवल इसी बात पर गए तो आप सोचिए इनके आसपास जो कहानियां और स्थान है। मैं हिमाचल से आता हूं, देवभूमि से। हमारे ही महाभारत काल से लेकर अन्य ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां शायद दुनिया भर के लोगों को पता चले तो न जाने कितना टूरिस्ट आज भारत की ओर आ जाए। और वो ताकत आप में है, वो आप कर सकते हैं। आप सबको ना ऑडिटोरियम की जरूरत है, ना किसी मंच की जरूरत है। आपके कंटेंट में इतनी ताकत है कि आपको किराए का ऑडिटोरियम और मंच नहीं चाहिए। हमें तो अब माइक भी अपना चाहिए, कंटेंट भी अपना चाहिए, क्रिएशन भी अपनी चाहिए, और साथ ही साथ नेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वोकल फॉर लोकल हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए कर रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल हमें
अपने मंच के लिए भी होना पड़ेगा। आज जब मैं नीचे बैठा था तो महेश्वरी जी मुझसे कह रहे थे, फिर संजय भाई ने कहा, दो लोगों ने और आके कहा कि कंटेंट तो ये सब बनाते हैं, लेकिन एल्गोरिदम तय करने वाला किसी दूसरे देश में बैठा है, डेटा सेंटर्स कहीं और बने हुए हैं। आप कुछ कर लें, आपके कंटेंट को रोकना कितना, चलाना कितना, किस खबर को कितना करना है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो 7 समुंदर पार है। क्या हम अपने देश के अंदर नेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे बना सकते हैं, चाहे हमारा ईमेल एड्रेस हो, ई कॉमर्स हो, हमारे कंटेंट के लिए वेबसाइट्स हो, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो, हम कर सकते हैं। पर हमें अपने में विश्वास तो हो, भारतीयता पर, भारतीयों की ताकत पर, क्षमता पर हमें विश्वास होना चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं, अगर ग्लोबल साउथ का इन्फ्लुएंसर इन चीफ कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं, जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंस उन सबको करते हैं। और उसी तरह से आप अपने अपने क्षेत्रों में इतना बड़ा काम करके आज बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हो। लेकिन साथियों, आपको देखना है कि अगले 10 वर्षों में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। ये जो सॉफ्ट पावर और क्रिएटर इकोनॉमी है, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। 1 ट्रिलियन के लगभग का योगदान होगा आपका। जहां भारत एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, आपका कंटेंट क्रिएशन से, क्योंकि जब यहीं पे हमने मुंबई में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उसके बाद प्रसार भारती ने अपना वेव्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। उसके पीछे मंशा एक ही थी। और मैं पिछले 4 साल से, जब मैं 3 साल में तो मैं मंत्री था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मैंने पहले दिन से कहना शुरू किया था कि इंडिया इज द कंटेंट सब कॉन्टिनेंट, और हमें कंटेंट हब विश्व का भारत को बनाना है। और उसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी ताकत हमें यहां पर खड़ी करनी। हमें अपनी क्रिएटर्स इकोनॉमी को और बल देने के लिए, उनको और पंख लगाने के लिए मदद करनी है। इसीलिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटर्स टेक्नोलॉजी IICT, इसकी स्थापना भी मुंबई में की, जिससे हमारे युवा साथियों को और बल मिलेगा। 2.5 मिलियन से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आज देश में हैं, और उनमें से 90 को यहां पर बुलाकर आज सम्मानित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी ताकत क्या है। और जो GDP है हमारी, उसमें जहां 30 अरब अमेरिकी डॉलर आप आज योगदान कर रहे हैं, वहीं पर 8% वर्कफोर्स भी हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी के माध्यम से है। और यही नहीं, क्रिएटिव एक्सपोर्ट $11 बिलियन आज है, और क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले समय में $100 बिलियन अगले 4-5 साल में पहुंच जाएगी। और ये इससे पता चलता है कि आपको, और जो हमारा पूरा, चाहे संजय जी के यहाँ का फिल्म जगत हो, टेलीविज़न हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, आप सबके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उसकी बात का आज ये देखने को मिलता है कि जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, वहाँ सोशल मीडिया की आवाज़ पहुँच जाती है। ये आपकी ताकत है। और जो नीचे की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचती है, और उसके माध्यम से समस्याओं का समाधान हो, या उन सुझावों के माध्यम से नीति निर्माण हो। ये सब आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। मुझे आज भी याद है, भारत मंडपम में आप में से बहुत सारे युवा साथी हम मिले थे, और तब भी हमने कहा था, कुछ अन्य मंत्री भी उस हमारे साथ थे, पीयूष जी भी थे, बाकी भी, कि आपकी जिम्मेदारी बहुत है। कुछ देशों में इसका दुरुपयोग हुआ है, हमें सदुपयोग करना है। आज देखिए दिक्कत क्या है, किसी का सोशल मीडिया का अकाउंट तो भारत में है, पासवर्ड किसी दूसरे देश में क्रिएट होता है, कंटेंट कहीं और से अपलोड होता है, और विवाद पैदा करने के लिए उस पर एक तरह से लाइक और शेयर, फॉलो और उसको ट्रेंड कराने का प्रयास कहीं और से चलता है। ये एक चुनौती है हम सबके सामने। आज हमारे फौजी लड़ते हैं सीमा पर,
लेकिन कुछ लोगों के बैंक, कुछ लोगों के सोशल मीडिया के खाते यहाँ पर हैं, जिसको ऑपरेट पता नहीं वो खुद करते हैं या दूसरे देश से कोई लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से आवाज उनके लिए, भारत के फौजियों के लिए नहीं जाती जो हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करते हैं, उनकी आवाज उठाने का वो काम करते हैं। तो आप सोच लीजिए ऐसे कौन लोग होंगे जो डीप स्टेट के साथ मिले भी होंगे, भारत विरोधी बात भी करते होंगे। मैं तो यही कहूंगा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताना चाहता हूं, तो आपको भी भारत की बात बतानी ही नहीं, दुनिया तक पहुंचानी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज के कार्यक्रम में जो आपको सम्मानित किया गया, ये आपके काम को पहचान कर आपकी पीठ थपथपाने का काम है कि अगले 10 वर्षों में जब भारत और नई ऊंचाइयों पर होगा, 11वें नंबर से हम 4थे नंबर की इकॉनमी बन गए, अगले 3 साल में हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। लेकिन अगले 22 साल में अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। नव भारत टाइम्स ने विकसित भारत के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को आज सम्मानित किया। आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं और सब विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय